हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए, लास्ट क्लासेस में हमने टेंस में से इनडेफिनाइट जो टेंस था उसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया था, उनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी पढ़ ली थी। आज जो हम टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कॉन्टिन्यूअस। समझिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि ये किस तरीके से होता है, ये कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होता है जब भी आप ट्रांसलेशन करें, चाहे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? टाइम फाइंड आउट करना होता है। कि भाई क्या फाइंड आउट करते हैं हम? सबसे पहले हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि ये जो टाइम है क्या वो प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है, क्योंकि जैसा टाइम होगा उसी तरीके का आपका टेंस आएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, हमें ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टाइम है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम है तो अब बात आती है कि स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डालें, कॉन्टिन्यूअस में डालें, परफेक्ट में डालें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डालें। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में स्टेटमेंट कब जाएगा? अगर आपके स्टेटमेंट की कोई भी वर्ब जो दे रखी है वो कंटिन्यू है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर स्टेटमेंट की वर्ब जो है वो कंटिन्यू है तो स्टेटमेंट कहाँ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में। पहले क्या फाइंड आउट करोगे? टाइम फाइंड आउट करोगे कि टाइम किस तरीके का है। अब हमें क्लियर हो गया कि टाइम कैसा है, प्रेजेंट का टाइम है। अब उसके अंदर देखना क्या है कि जो एक्शन रिलेटेड वर्ड्स हैं यानी जो वर्ब्स हैं, अगर वो वर्ब्स कंटिन्यू हैं तो स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, जब भी ध्यान रखें कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी वहां पर हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है और ये बिना बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के कभी भी नहीं आएगा। भाई, जब हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस कहाँ होते हैं? वर्ब के पार्ट के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होते हैं। वर्ब का पार्ट हमने देखा कैसा था पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म का यूज किया था। इंडेफिनाइट के अंदर राम तो राम रहना है, क्रिकेट क्रिकेट रहना है। अब कहें कि राम रोज क्रिकेट खेलता है या कहें कि अभी क्रिकेट खेल रहा है, राम और क्रिकेट में कोई चेंजेस नहीं है। यानी चेंजेस किस पार्ट में आते हैं? वर्ब के पार्ट में अंदर। इसी कारण हम टेंस के डेफिनेशन में क्या कहते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म्स का यूज करना ही आपका क्या होता है? टेंस होता है। ये हमने पढ़ा था। अब देखिए, यहां हमने कहा कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए, मैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की फॉर्म्स लिखवा देता हूं क्योंकि कई बार मेन वर्ब्स का भी काम करता है। इसमें फर्स्ट जो है जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म जिसे आप कहते हैं वो क्या हो गया आपका? इज, आर, एम। जिसे आप सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं वो बेटा आपका क्या हो गया? आइदर, वॉज और वर। जिसे आप थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो क्या हो गया? बीन। जिसे आप फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो आपके क्या हो गया? बीइंग हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और ये क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम यहां बात क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है? जारिम। यानी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इज, आर, एम और उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, इज क्या हो गया? सिंगुलर। इज क्या हो गया? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो।
आर क्या हो गया, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, और एम सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा, आई के साथ यूज किया जाएगा। यानी हमें अब फाइंड आउट क्या करना है कि अगर वर्ब कंटिन्यू हो तो वहां पर यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। स्ट्रक्चर हमने कह दी कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी का यूज किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, यही समझ में आ जाएगा। एक तरफ तो आपका इनडेफिनेट था भाई, एक कंडीशन तो मैंने बता दी कि अगर कोई भी वर्ब कंटिन्यू हो वहां पर क्या यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब हमारे पास एक तो था इनडेफिनाइट और दूसरा क्या है अपने पास, कॉन्टिन्यूअस। कि भाई एक तो क्या है इनडेफिनाइट टेंस है और दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, चीज क्लियर हो जाएगी। इनडेफिनाइट के अंदर हमने कहा था कि जो आपकी परमानेंट एक्टिविटीज है, क्या कहा था कि जो परमानेंट एक्टिविटीज है वो कहां जाएगी, इनडेफिनाइट के अंदर जाएगी। परमानेंट एक्टिविटी का मतलब समझिएगा, जैसे मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मेरी क्या है बेटा, एक परमानेंट एक्टिविटी है, आई टीच इंग्लिश। ये क्या है मेरे, एक परमानेंट एक्टिविटी है। अच्छा मैं बीकानेर में रहता हूं, ये मेरी परमानेंट एक्टिविटी है, आई लिव इन बीकानेर, ये क्या हो गई मेरी एक परमानेंट एक्टिविटी हो गई। और कॉन्टिन्यूअस में एक तो हमने कंडीशन पढ़ ली कि अगर वर्ब जो है, एक्टिविटी जो है कंटिन्यू हो। दूसरी मैं कह रहा हूं टेम्पररी एक्टिविटीज को शो करने के लिए हमने क्या बात की है, टेम्पररी एक्टिविटीज को शो करने के लिए। टेम्पररी एक्टिविटी कैसे, जैसे भाई मैं बीकानेर में रहता हूं, ये तो क्या है मेरी परमानेंट एक्टिविटी है, लेकिन मैं कहूं कि टेम्पररी समय के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए आई एम लिविंग इन जयपुर। यानी जैसे ही मैंने कॉन्टिन्यूअस यूज किया, क्या क्लियर हो गया कि जयपुर मेरा परमानेंट रेजिडेंशियल नहीं है। समझ रहे हो बात को, कॉन्टिन्यूअस यूज होते ही ये बात क्लियर हो गई। जैसे आपने कंटिन्यू यूज कर लिया, उसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरी परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, यानी मैं परमानेंटली जयपुर में नहीं रहता हूं, मेरा परमानेंट रेजिडेंशियल कहीं और है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए क्या यूज किया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते ही क्या क्लियर कर दिया कि ये मेरी परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, यानी मैं मैथमेटिक्स की फैकल्टी नहीं हूं। लेकिन मैं यहां कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, दैट मीन्स मैं इंग्लिश की परमानेंट फैकल्टी हूं। आगे बात समझ में कि भाई ये परमानेंट हो गई, और मैथमेटिक्स की मैं कहूं कि एक टेम्पररी एक्टिविटी है, एक शॉर्ट टाइम के लिए मैं मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूं। ये तो स्पोकन का मैटर हुआ, या ट्रांसलेशन का मेथड हुआ, या कम्युनिकेशन का तरीका हुआ कि मुझे ये कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है भाई, ये आपने मुझे कहा कि सर कहाँ हो, अब मैं ये कहूं कि भाई बेसिकली तो मैं बीकानेर से हूं, अब मैं जयपुर में हूं, इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की जगह हम क्या करेंगे, आई एम लिविंग इन जयपुर। यानी मैंने क्या शो कर दिया, ये मेरी एक परमानेंट एक्टिविटी नहीं होके टेम्पररी है। ठीक है, आप क्या पढ़ाते हो सर, अब मैं कहूँगी बेटा नॉर्मली तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पर आज मैं जो है मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसकी जगह मैं सीधा ही कह दूँ आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, दैट मीन्स मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा परमानेंट काम नहीं है, मेरा परमानेंट काम कुछ और है। मेरा परमानेंट काम क्या है, इंग्लिश पढ़ाना। मैथमेटिक्स में मैंने कॉन्टिन्यूअस यूज किया, जैसे मैं कह दूं कि सर आप कहाँ से हो, अब मैं कहूँ कि बेटा अभी तो जयपुर में हूँ, लेकिन मेरा जो पुराना है या पुश्तैनी है वो बीकानेर है, लेकिन मैंने सीधा ही कहा लिव इन बीकानेर, दैट मीन्स बीकानेर जो है वो मेरा परमानेंट रेजिडेंशियल है। यानी कोई भी चीज़ परमानेंट शो करनी है इंडेफिनाइट यूज कीजिए, कोई भी चीज़ टेम्पररी शो करनी है कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कीजिए। ये डिफरेंस होता है इंडेफिनाइट में और आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। क्लियर होगी बात। ये तो स्पोकन का हुआ, मेरी मर्जी है, स्पीकर की मर्जी है
कि वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। अब बात आती है सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा क्या हिंट मिलेगा। एग्जामिनर लैंग्वेज है, भाषा है तो कुछ भी हो सकता है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कोई ना कोई हिंट देगा, उन हिंट को फाइंड आउट करना है। एक दो स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे अगर मैं कहूं द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स is absent so the teacher of mathematics is absent so I teach mathematics। ऑप्शन दे रखा है am teaching, was teaching, teach और have taught। चलिए देख लेते हैं कि क्या आएगा। देखो पहली चीज स्टेटमेंट देखिए प्रेजेंट टाइम के हैं। द टीचर इज द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये यहाँ पे बेटा ऑफ है, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इज अब्सेंट। मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो अब्सेंट है अभी भी। काम सारी चीज़ें कहाँ आ रही है, प्रेजेंट के अंदर आ रही है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट के अंदर आ रही है यानी मैं एक स्टेटमेंट तो हटा रहा हूँ, बचे ये 3। अब देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, क्या मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ क्या, नहीं। मैथ्स पढ़ाने के लिए दूसरी फैकल्टी है, यानी मैथमेटिक्स का काम किसी और का है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो टीचर क्या है, अब्सेंट है। वो टीचर अब्सेंट है, इस कारण मैं पढ़ा रहा हूं। यानी वो टीचर जैसे ही आएगा आगे का काम वही कंटिन्यू करेगा। यानी ये मेरी क्या होगी, एक परमानेंट एक्टिविटी नहीं होके एक टेम्पररी एक्टिविटी होगी। कि भाई मैथमेटिक्स का टीचर जो है वो छुट्टी पर है, उसके छुट्टी पर होने के कारण, उसके अब्सेंट होने के कारण मैं पढ़ा रहा हूं, बेसिकली मैं नहीं पढ़ाता हूं। इस तरीके का कोई हिंट दे देगा, जैसे मैं कह दूं बेसिकली I belong to Bikaner but in Jaipur। कि बेसिकली मैं बीकानेर से हूं, यानी मैंने क्या क्लियर कर दिया कि बीकानेर क्या है, मेरा परमानेंट रेजिडेंशियल है। कि भाई मैंने क्या कह दिया, बीकानेर मेरा परमानेंट रेजिडेंशियल, यानी जयपुर अब मेरा परमानेंट रेजिडेंशियल नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या आ जाएगा, बट आई एम लिविंग इन जयपुर। कि भाई अगर पूछे सर कहाँ से हो, तो मैं कहूँ कि भाई वैसे तो मैं बीकानेर से हूँ, लेकिन रह कहाँ रहा हूँ, रह मैं जयपुर के अंदर रहा हूँ। आगे बात समझ में, यानी मेरा परमानेंट क्या है, बीकानेर है, और जयपुर में रहना क्या है, मेरा एक टेम्पररी एक्टिविटी है, एक शॉर्ट टाइम का काम है, एक छोटे समय का काम है कि मैं इस छोटे समय के लिए जयपुर में रह रहा हूँ। टीचर अब्सेंट है, इस कारण मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें क्या करनी है, अपने को ध्यान में रखनी है कि टेम्पररी और उसमें क्या फ़र्क हो गया। तो देखो मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी। पहली कंडीशन तो क्या बता दी, अगर वर्ब जो है कंटिन्यू रहती है तो यूज़ किया जाएगा। दूसरी मैंने क्या बता दी बेटा, टेम्पररी एक्टिविटी के लिए क्या बात कर ली हमने, टेम्पररी एक्टिविटी शो करनी हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कि भाई एक तो क्या हो गया, परमानेंट में इंडेफिनाइट, टेम्पररी में कॉन्टिन्यूअस, और वर्ब कंटिन्यू तो कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया जाता है। तीसरी कंडीशन समझिएगा,
नियरेस्ट फ्यूचर, कि काम फ्यूचर का है लेकिन बहुत कम टाइम इंटरवल है। क्या कहा कि नियरेस्ट फ्यूचर है, समय जो है नहीं के बराबर है, वहां पर भी क्या यूज किया जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। क्या कहा हमने कि नियरेस्ट जो फ्यूचर है, नियरेस्ट फ्यूचर, एक हमने पढ़ा था फिक्स्ड प्लान्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के अगर फिक्स्ड प्लान शो करने हो तब तो क्या आता है बेटा, इंडेफिनाइट टेंस। क्या कहा कि हमें अगर फिक्स्ड प्लान शो करने हैं फ्यूचर में कि इस समय हम ऐसा कोई काम करेंगे ही करेंगे, क्या कहा हमने कि ऐसा काम जो है हम करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां तो इंडेफिनाइट आता है। लेकिन नियरेस्ट फ्यूचर, जैसे नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब समझिएगा कि अगले 5 मिनट भी फ्यूचर है, अगला 1 घंटा भी फ्यूचर है, अगला दिन भी फ्यूचर है, अगला महीना भी फ्यूचर है और अगला साल भी फ्यूचर है। आगे बात समझ में कि भाई फ्यूचर टाइम जो है वो अगला 1 मिनट भी फ्यूचर है, अगला 1 सेकंड भी फ्यूचर है। समझ गए बात को। लेकिन टाइम इंटरवल नहीं के बराबर। जैसे मैं कह दूं कि भाई मैं आज शाम को जयपुर जाऊंगा, है ना, अब काम तो कैसा है, फ्यूचर टाइम का है ना, अगला घंटा भी हमें नहीं पता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, यानी काम तो कैसा है, फ्यूचर का है, लेकिन समय अंतराल, टाइम इंटरवल जो है वो नहीं के बराबर है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी टाइम इंटरवल नहीं के बराबर हो, जैसे मैं कह दूं कि आज रात को जाऊंगा, I'm going to Jaipur tonight। कब जा रहा हूं भाई, आज रात को ही जा रहा हूं, I'm going to Jaipur tonight। कल सुबह मैं ऐसा करूंगा, I'm going to be here tomorrow I'm going to be। आगे बात समझे भाई, आज शाम हो गई, कल सुबह हो गई। अब ये काम तो कैसे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे काम तो हैं फ्यूचर के, लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो नहीं के बराबर है। यानी नहीं के बराबर अगर टाइम इंटरवल हो तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और अगर फिक्स्ड प्लान हो फ्यूचर के तो वहाँ क्या यूज़ करना है, इंडेफिनाइट टेंस। यानी फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान्स के लिए तो यूज़ किया जाता है इंडेफिनाइट, और नियरेस्ट फ्यूचर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस। तो बेसिकली आपको कॉन्टिन्यूअस में इन 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है कि वर्ब कंटिन्यू है, वर्ब टेम्पररी है, या फिर वर्ब जो है वो नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर होने वाली है। अच्छा, अब कंटिन्यू 1-2 स्टेटमेंट में बोलता हूँ। अगर कहें कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, कौन सा टेंस है, इंडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूअस। भाई हमने क्या लिखा, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, इंडेफिनाइट है या कॉन्टिन्यूअस है, जल्दी से बता दीजिए। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, इंडेफिनाइट है या आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये बता दीजिए। क्या कहा कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। देखो पहली बात प्रेजेंट की है, टाइम कैसा है, प्रेजेंट का है। कैसा टाइम है बेटा, प्रेजेंट का टाइम है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अभी भी तो बैठे हैं ना, अभी भी उनकी एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चला जाएगा। द बर्ड्स आर सिटिंग। अच्छा, एक प्रेपोजिशन बता दीजिए जल्दी से, इन द ट्री, ऑन द ट्री, एट द ट्री, या बेटा अंडर द ट्री। चलो इन ऑन एट बता दीजिए। द ट्री, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ऑन द ट्री, एट द ट्री। द बर्ड्स आर सिटिंग
इन द ट्री, ऑन द ट्री, एट द ट्री। ट्री जल्दी से बता दीजिए। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ऑन द ट्री और एट द ट्री। क्या करें? इन, ऑन, एट। क्या आ जाएगा भाई? द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ऑन द ट्री, एट द ट्री। देखिए आधे लोगों के माइंड में क्या आ रहा है? द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। बिल्कुल गलत है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पेड़ पर बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ की ऊपरी पत्ती पर बैठे हैं। मान के चलिएगा कि ये पेड़ है, अगर पक्षी यहाँ बैठा तब तो ऑन द ट्री आएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। समझिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए कि मान लीजिए ये का पेड़ है, देखो भाषा है, भाषा की तरह ट्रीट करोगे तब तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये हमने कहा कि अगर मैं कहूं कि पक्षी जो है यहां पर बैठा है, ठीक है, अगर पक्षी यहां पर बैठा है तब तो क्या आएगा? ऑन द ट्री। कि एक पत्ती भी बाहर निकली हुई है उसके ऊपर बैठा है तब तो क्या है? ऑन द ट्री। अगर पक्षी यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, जो बेसिकली होता है कि पक्षी जो है इस तरीके से बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं, है ना। ये जो पोर्शन है वो होता है इन द ट्री। पक्षी जो है वो पेड़ के अंदर बैठे हैं, पेड़ के ऊपर नहीं बैठे हैं, इन द ट्री। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और वेरिएशन करते हैं। हमने क्या किया? एक ये कर दी, ये पेड़ की डालियां बना दी हमने। अब जो पक्षी है वो यहां बैठा है, ठीक है। अब पेड़ के तो अंदर है और डालियों के ऊपर है, क्या आ जाएगा? ऑन द ब्रांच। भाई पूछे शाखा पर, तो शाखा के तो ऊपर है और पेड़ के अंदर है। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री गलत है, इन द ट्री सही है, ऑन द ब्रांच सही है। अब पक्षी यहां बैठे हैं, ठीक है। ये पक्षी जो है वो यहां बैठे हैं, ये क्या हो गए? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं। क्या हो गया भाई? अंडर द ट्री। इन द ट्री, ऑन द ब्रांच, अंडर द ट्री। अब ये पेड़ की छांव है कि यहां तक पेड़ की छांव है। अब पक्षी इस छांव के अंदर बैठे हैं तो क्या आ जाएगा? इन द शेडो ऑफ द ट्री। छांव के क्या है? अंदर हैं, ठीक है। छांव के नीचे नहीं है और पेड़ के नीचे है, पेड़ के ऊपर नहीं है, पेड़ के अंदर है, ब्रांच के अंदर नहीं है, ब्रांच के ऊपर है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें कि जहां जैसी सिचुएशन हो आपको उसी तरीके का काम करना है। तो हमने क्या कहा कि क्या क्या चीजें आएगी कॉन्टिन्यूअस में? एक तो आ जाएगा कॉन्टिन्यू एक्टिविटी, टेम्पररी एक्टिविटी, और क्या आ जाएगा आपका? नियरेस्ट जो फ्यूचर है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज किया जाएगा। क्लियर है कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट में डिफरेंस? अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां मैं एक छोटे से पॉइंट की और बात कर रहा हूं, वो पॉइंट है आपका स्टेटिव वर्ब्स का। कैसा पॉइंट है? वो आपका पॉइंट जो है वो है स्टेटिव वर्ब का। देखिए स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है, एक पॉइंट लिख लीजिए। स्टेटिव वर्ब्स के साथ नॉर्मली आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। क्या लिखा? कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ नॉर्मली आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं?
एक टेंस जो है वो पीछे ले जाते हैं। हमने क्या कहा कि नॉर्मली इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इनको एक टेंस पीछे ले जाते हैं। क्या कहा कि इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इनको एक टेंस जो है पीछे ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, अंडरस्टैंडिंग, क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्या आएगा, आई अंडरस्टैंड। आगे बात समझ में कि यूज नहीं किया था, तो देखो कॉन्टिन्यूअस में होगा वो कहां चला जाएगा, इनडेफिनाइट में, इनडेफिनाइट में होगा वो कहां चला जाए, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा वो कहां चला जाएगा, परफेक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अब स्टेटिव वर्ब्स होती कौन सी, देखिए नॉर्मली वर्ब्स का मतलब है एक्शन रिलेटेड वर्ड। नॉर्मली एक्टिविटीज या काम हम कैसे करते हैं, हाथ या पैरों की हेल्प से, भाई हाथ या पैर से कोई काम होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो हाथ या पैर से नहीं होती है, तो वो सारे के सारी किसके अंदर जाती है, स्टेटिव वर्ब्स के अंदर जाती है। ठीक है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। चलिए पहले लिखिए, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। क्या लिखा है हमने, अपीयरिंग से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, कैसी वर्ब्स बेटा, अपीयरिंग से रिलेटेड, दिखावे से रिलेटेड, आपका अपीयरेंस कैसा है उससे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आपको अपीयर हो गया, अब अपीयरिंग नहीं होएगा, ठीक है, सीम हो गया, लुक हो गया। ठीक है, वो नाउन यूज किया मैंने, ठीक है, वर्ब यूज नहीं किया है। ठीक है, अपीयर, सीम, लुक, इनके साथ आपको आईएनजी नहीं लगाना। ठीक है, अगली है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, जैसे मैं कहूं नोटिस, किसी पर ध्यान देना, परसेप्शन से रिलेटेड है, नहीं लगेगा। सी, सुनना, सॉरी देखना, हियर, सुनना, स्मेल, सूंघना, टेस्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना, तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं होगा आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई एम स्मेलिंग, आई एम टेस्टिंग, आई एम रिकॉग्नाइजिंग, आई एम नोटिसिंग, ये नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आई नोटिस या आई फील, आई सी, आई हियर, आई टेस्ट, आई रिकॉग्नाइज, ये इनके साथ में यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला है फीलिंग से रिलेटेड, फीलिंग कह दीजिए, इमोशन से रिलेटेड कह दीजिए, या क्या कह सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, जैसे मैं कह दूं कि लव हो गया, हेट हो गया, विश हो गया। ठीक है, इन वर्ब के साथ भी आईएनजी नहीं आता है। एबहोर हो गया, डिस्पाइज हो गया, लव, हेट, विश, एबहोर, डिस्पाइज, होप, लाइक, डिसलाइक, होप, लाइक, डिसलाइक, डाउट, होप, लाइक, डिसलाइक, डाउट, डिनाई, एक्सेप्ट, रिफ्यूज। हम एक्सेप्टिंग नहीं होता है, आई एक्सेप्ट और रिफ्यूज, रिफ्यूज, डिनाई,
आई एम डिनाइंग नहीं होगा, आई एम रिफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है। डिजायर, प्लीज, डिसप्लीज, डिजायर, इंटेंड, प्लीज, डिसप्लीज, इनके साथ कभी भी आपको आईएनजी फॉर्म्स का यूज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विश, वांट, रिगार्ड, ये और लिख लीजिए 3 वर्ड, विश, वांट, रिगार्ड। आराम से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लें, लिखना है लिख लीजिए। इनके साथ कभी भी आपको आईएनजी नहीं लगानी है, ठीक है। चलें आगे, चलिए अगली है पोजीशन से रिलेटेड, अधिकार से रिलेटेड। पोजीशन मतलब अधिकार, किसकी बात कर रहे हैं हम? पोजीशन मतलब अधिकार से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, किसी भी चीज़ पर आप अपना अधिकार शो करते हैं, उन अधिकार से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं उनके साथ में भी आईएनजी नहीं लगता। जैसे मैं कह दूं आई ओन इट, आई परचेज इट, आई हैव इट, आई बिलोंग टू, ठीक है। ओवन हो गया, परचेज हो गया, हैव हो गया, बिलोंग हो गया, इंक्लूड हो गया, इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड हो गया, इन्वॉल्व हो गया, कंसिस्ट ऑफ हो गया, कीप हो गया। तो इनके साथ कभी भी आपको आईएनजी फॉर्म्स का यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। कंटेन और कॉम्प्राइज, ये और 2 लिख लीजिए, कंटेन और कॉम्प्राइज, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आएगा। ना तो ये कॉन्टिन्यूअस में आएंगे और ना ही ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। क्या है बेटा अगला? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, रात को टेक्स्ट करते हो कि भाई तुम्हारी याद आ रही है, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, गलत है, आई थिंक ही होगा, ठीक है। नो ट्रस्ट, कि भाई मैं तुम्हें जान रहा हूँ, नो मैं तुम्हें ट्रस्ट कर, हम ट्रस्टिंग नहीं, आई ट्रस्ट। थिंक हो गया, नो हो गया, ट्रस्ट हो गया, इमेजिन हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, इमेजिन हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, भूलना हो गया। तो आई एम फॉरगेटिंग, आई एम इमेजिनिंग, आई एम रिमेंबरिंग, ये वर्ड कभी भी आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। इनके साथ कभी भी क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस का यूज़ मत करना, एक टेंस इनको आप पीछे ले जाएंगे, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आज हमने डिस्कस किया इंडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट परफेक्ट, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस समझते हुए चलिएगा। जैसे इंडेफिनाइट में हमने कहा परमानेंट और कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या कहा, टेम्पररी। बेसिक चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगली क्लास के अंदर रिमेनिंग पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।